बाबूजी केवल 2 साल का बड़ा है और मेरे पति मुझसे 8 साल का बड़ा है। मैं 16 साल की हूँ और वो 24 साल का है। दीपा को जबरदस्ती ससुराल भेज दिया गया और एक रात उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आज हम सुनाने वाला है सारस वर्मा का उपन्यास मैं पवन ऐसी चली। 7 सुरों के मेल को सरगम कहा जाता है। ये एक ऐसे ही लड़की की कहानी है जिसकी नाम सरगम है, जिसका जीवन उसके नाम की तरह संगीतमय था, जो स्वरबंध और तालबंध था। लेकिन फिर उसके जीवन के सुरों का तालमेल बिगड़ा और उसके जीवन की सरगम के स्वर को ताल बिखर गया। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा जहाँ कुलभूषण त्रिपाठी जी अपनी मेहनत से बनाए हुए छोटे से मकान में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी शुभांगी, उनकी 2 बेटे माधव और गोपाल के साथ में उनकी बेटी सरगम रहते हैं। सरगम अपने दोनों भाइयों से उम्र में बड़ी है। कुलभूषण जी एक विद्यालय में संगीत अध्यापक है। विद्यालय में मिल रही तनख्वाह पर उनका घर नहीं चल पाता, इसलिए वो बच्चे को घर बुलाकर ट्यूशन भी देते हैं। उनकी बेटी सरगम संगीत में बहुत निपुण है। वो बहुत ही अच्छा गाती है और हारमोनियम तो इतना अच्छा बजाती है कि सब सुनकर खो जाते हैं। लेकिन कुलभूषण त्रिपाठी जी नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी संगीत और गृह विज्ञान जैसे विषय लेकर आगे की पढ़ाई करे। वो तो चाहते हैं कि उनकी बेटी होम साइंस नहीं साइंस पढ़े। इसलिए उन्होंने सरगम की 8वीं पास होने के बाद उसको साइंस दिला दी। उस जमाने कक्षा 8वीं के बाद ही 9वीं से साइंस साइड का या आर्ट्स साइड का चयन करना पड़ता था। ना चाहते हुए भी सरगम को साइंस लेनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी और वो साइंस पढ़ने की राजी हो गई। फिर क्या था, उसका नाम कन्या विद्यालय में 9वीं कक्षा में लिखा दिया गया। वो कन्या विद्यालय तो जाने लगी, लेकिन वहाँ उसका मन ना लगता था, क्योंकि उसका रुझान विज्ञान और गणित की ओर बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भी वो कोशिश करती, क्योंकि उस स्कूल की अध्यापिका बहुत ही सख्ती से पेश आती थी। उस जमाने भी वो सबक ज़्यादा ना कर पाने के लिए हथेली पर सरिया मारती थी। ऊपर से कन्या विद्यालय, तो वहाँ के नियम बहुत ही सख्त थे। सलवार कमीज और दुपट्टे के साथ बालों में तेल और काले रिबन से 2 चोटियाँ बनानी पड़ती थी, जो कि सरगम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर धीरे धीरे सरगम ने खुद को उस स्कूल के माहौल में डाल लिया। वहाँ उसकी कोई सहेलियाँ भी बनी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। कुछ बुरी कहने का मतलब है जो लड़कों के चक्करों में पड़ी रहती थी। लेकिन सरगम को ये सब पसंद नहीं था और वो जानती थी अगर कोई बात हो गई और उसके घर तक पहुँची तो उसके पिताजी का नाम समाज में खराब हो जाएगा। सरगम बहुत ही समझदार थी, इसलिए उसने ऐसी लड़कियों का साथ छोड़ दिया। सरगम के लिए विज्ञान माध्यम की पढ़ाई कुछ कठिन थी। वो चाहती थी कि अपने बाबूजी से कहे कि उसे नहीं करनी ही विज्ञान वर्ग से पढ़ाई, लेकिन ये बात करने की उसकी कभी हिम्मत ना हुई। भौतिक विज्ञान की दर्पण में उलझी हुई, रसायन विज्ञान के तत्वों को फारों को ज्ञात करती हुई, तो कभी प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानती हुई, तो कभी मेरठ की सिरसार करती हुई, सरगम ने आखिर अच्छे अंकों से 9वीं पास कर ही ली और वो 10वीं में पहुंच गई। हिंदी और अंग्रेजी में भी वो अच्छे अंक लाई। 10वीं में पहुंचते पहुंचते वो 16 की हो चली थी। इसी बीच उसके बाबूजी के पुराने मित्रों की बेटी दीपा का विवाह तय हुआ, जो सरगम के स्कूल में बचपन की सहेली थी। और फिर वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ उसके विवाह में गई, लेकिन उसे दीपा खुश नजर नहीं आई। उसने दीपा को पूछा, क्या बात है? तो वो बोली, तू मेरे मन की बात नहीं समझ सकती।
छोड़ो, तुझे तो तेरा बाबूजी पढ़ा रहा है, तेरे भविष्य के बारे में सोच रहा है। लेकिन मेरी बाबूजी मेरी शादी के आगे कुछ नहीं सोची। आज शादी हो जाएगी, फिर पति, गृहस्थी, उसके बाद बच्चे। मैं इसी में उलझ कर रह जाऊंगी और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। सरगम ने जब दीपा की बात सुनी तो उसका माथा ठनका और वो सोच में डूब गई कि दीपा एकदम सही कह रही है। मेरी स्थिति कम से कम दीपा से तो अच्छी है कि मेरे बाबूजी मुझे आगे पढ़ाना चाहते हैं और मेरे अच्छे भविष्य के बारे में सोच रहा है। उस दिन सरगम दीपा की शादी में खुश होने के लिए गई थी, लेकिन जब वो लौटी तो दीपा की हालत देखकर बहुत ही दुखी थी। उसके कुछ दिन ऐसे ही कश्मकश में बीते, लेकिन अब उसके अकल आ गई थी कि उसको सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करनी है। अगर उसके बाबूजी ने कुछ सोचा होगा तो उसके बारे में सोचकर सही फैसला लिया होगा। और फिर सरगम ने उस दिन के बाद खूब पढ़ाई में डूब गई। ऐसे ही 2 महीने बीत गई। एक दिन खबर आई कि उसकी सहेली दीपा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और उसके पिताजी ने उसको मायका लेकर आया है और उन्होंने सरगम के परिवार वालों को मिलने के लिए बुलाया है ताकि वो दीपा के समझ पाए कि उसने ऐसा क्यों किया। सरगम और उसके माँ बाबूजी दीपा के घर पहुँचे। सब बैठक में जाकर बैठे और दीपा को समझने के लिए बुलाया गया। दीपा को सरगम बाहर लेकर आई और उससे सरगम के बाबूजी ने पूछा, तुम ऐसे क्यों किया बेटा? ये सब तो नासमझ लोग करते हैं, तुम तो बड़ी समझदार हो। ऐसे फालतू के फिटर तो जिंदगी से निराश हो चुके लोग के मन में आते हैं। तुम्हारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। तब दीपा बोली, निराश क्या होता है ये आप लोग जानते हैं भला? नहीं जानते, क्योंकि उस चीज़ में तो मैं चल रहा हूँ। ऐसे कौन सी निराश वाली बात हो गई तेरे साथ जो तू आत्महत्या करने पर आमादा हो गई? दीपा की माँ ने पूछा। तब दीपा बोली, माँ, तुमसे बाबूजी केवल 2 साल का बड़ा है और मेरे पति मुझसे 8 साल का बड़ा है। मैं 16 साल की हूँ और वो 24 साल का है। ऐसा होता है हमारे समाज में। लड़का अच्छा था, हमें तेरी काबिल लगा तो हमने उससे तेरे ब्याह करा दी। दीपा की बाबूजी बोली। मेरी बिना मर्जी के? दीपा बोली। हमारे समाज में लड़कियों की मर्जी नहीं पूछी जाती। और फिर लड़के के पिताजी सरकारी नौकरी में थे, उनकी पेंशन उनको मिल रही है और लड़के के दोनों बड़े भाई, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर। खूब जमीन जायदाद है। सोचा तुम उस घर में खुश रहोगी, दीपा की बाबूजी ने बोला। लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि जिससे मेरी शादी हो रहा है वो क्या करता है? दीपा बोली। जब परिवार के सभी कमाते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, दीपा की बाबूजी बोली। लेकिन बाबूजी, वो कब कुछ करेगा? करना होता तो अब तक कर चुका होता। उसके माँ बाप से वो खुद नहीं संभल रहा था, इसलिए संभालने के लिए मेरे पल्ले बैठा दिया। वो दिन भर शराब पीता है और सिगरेट फूकते हैं और रात को चले आते हैं मेरी भावनाओं को कुचलने, मेरे कोमल मन को आहत करने और अपने मन की करके कमरे से चले जाते हैं। मुझसे बात भी नहीं करते, रात भर वापस नहीं आते। फिर दीपा बोली, शर्म नहीं आती बाप के सामने ऐसे बातें करते हुए? दीपा की माँ चिल्लाई। क्यों, आप लोगों को शर्म आई दहेज में पलंग देते हुए? जिस लड़की को कभी पराए लड़के के साथ बात नहीं करने दिया गया और तुम चाहती हो कि एक अनजान के साथ में? कभी मेरी खुशी भी तो पूछी होती। आप लोगों ने कि बस समझ के बने डरे पर ही चलते रहोगे। अलग पलंग देते हो दहेज में तो बेटी को उसका ज्ञान भी तो देकर भेजो कि पलंग दिया किस लिए जा रहा है। लेकिन नहीं, हमारे समाज में तो इस तरह की बातें करने पर मनाही है। उससे अश्लीलता और निर्लज्जता कहा जाता है। अरे, ये मेरा शरीर है, ये मेरा जीवन है और मेरी मर्जी के बिना कोई भी अनजान एक रात में ही इसका मालिक बन जाता है और मैं कठपुतली बना दिया जाती हूँ। जैसा वो कहे,
जैसा वो कहेगा वैसा ही मुझे करना पड़ेगा। आखिर क्यों मेरी अपनी कोई भी खुशियाँ नहीं है, क्यों सपने नहीं है। बस बहुत हो गई तेरी नाटक। हम बड़ों के सामने ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हमने तुझको यही संस्कार दिया है? कुछ भी हो अब से वही तेरा घर है और तुझे वही रहना होगा। दीपा की बाबूजी बोली। नहीं रहूंगी उस नाकारे के साथ। वो पोती नहीं राक्षस है। वो हर रात मेरे साथ बेईमान तरीके से पेश आता है। जब देखो शराब पीकर पड़ा रहता है। दीपा बोली। हमें तुझे ब्याह दिया है, ये घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुझे तो वही रहना होगा। दीपा की माँ बोली। तब सरगम की बाबूजी अपने मित्र को बोले, दीपा बेटी को थोड़ा सा समय दीजिए। अगर ससुराल नहीं जाना चाहती तो कुछ दिन मत भेजिए। कम उम्र है, वो भी समझदार नहीं है। थोड़ी समझदारी आ जाएगी तो खुद ब खुद दुनियादारी समझ जाएगी। भाई साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो समझा कि भाभी जी और आप मिलकर दीपा को समझाएगा कि वो ही तुम्हारा घर है, लेकिन आप तो उसे उल्टी सीख दे रही है। दीपा के बाबूजी ने बोली। मैं तो बस दीपा बेटी की भले की बात कर रहा था। आखिर आपकी बेटों की तरह वो भी तो आपकी संतान है। सरगम के बाबूजी बोली। मुझे शौक नहीं है अपनी बेटी को सिर पर सराहने का। आप अपनी बेटी को खूब साइंस वर्ग से पढ़ाइए, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसी उम्मीद मत रखिए। लड़के से कितना भी पढ़ लिख क्यों ना जाइए, आखिर अंत में उन्हें करना है सुलह शौक ही। पढ़ लिख कर उन्हें सिर पर सराहने का शौक मुझे नहीं है। पढ़ना तो केवल लड़कों का चाहिए। दीपा की बाबूजी बोली। मैं आपके विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सरगम की बाबूजी बोली। और मैं भी आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। दीपा की बाबूजी बोली। और ऐसी बहस के बाद भी दीपा के बाबूजी नहीं माने और उस दिन सरगम का परिवार दीपा के घर से निराश होकर वापस लौट आया। सरगम भी बहुत दुखी हुई दीपा की हालत देखकर, लेकिन दीपा की माँ भी कुछ समझने को तैयार नहीं हुई। और फिर पता चला कि दीपा को जबरदस्ती ससुराल भेज दिया गया और एक रात उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आज यही समाप्त करते हैं। दूसरा भाग के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।